एक लेक्चर रात को कर लिया, एक लेक्चर सुबह जल्दी उठ के कर लिया, ऐसे ही होगा बैकलॉग। सही है मैम, सब अच्छे है। लो साउंड, लो नो, आप लोग सब लोग ईयरफोन ले आओ, हैं? लो साउंड सही हो जाएगी, किस तरीके की बात होगी कहीं ना कहीं घर में तो मेरा भी गला खराब है गले में हिचकिच, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट था जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कैसा था? बहुत बड़ा, मेगा प्रोजेक्ट था, मेगा मेगा। थैंक यू बेटा अविष्कर, थैंक यू। आ जाओ। तो व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो क्या हुआ था, 1990 से स्टार्ट किया हमने। स्टार्ट कब किया? 1990 में। 1990 में स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1990 टू फाइंड द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। और इसमें क्या कर रहे थे हम लोग फाइंड कर रहे थे। फाइंड व्हाट? फाइंड कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ना, मतलब ये है, जैसे मैंने कहा दिस इज डीएनए। ये क्या है? डीएनए। बहुत गंदा बनाया है लेकिन कोई बात नहीं, ये गंदा डीएनए डीएनए तो है ना, नो प्रॉब्लम। तो ये है डीएनए। तो बात यहाँ पे थी कि ये डीएनए जो है ये हमारे पास 2.2 मतलब मीटर लंबा है। इसके अंदर 3.3 हैप्लॉइड में, एन में हमारे पास 10 की पावर 9 बेस पेयर्स हैं। बात ये थी कि हमें ये पता करना था, बात ये थी कि हमें ये पता करना था कि यहाँ पे कौन सी जीन है, कौन सी जीन है यहाँ पे, इस सेगमेंट पे, इस सेगमेंट पे, इस क्रोमोसोम पे कौन सी जीन है, कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन सी जीन है। वो जीन जो है वो करते क्या? सीक्वेंसिंग। हमें पता लगाना था कि जीन क्या है, जीन कौन सी है, क्या सीक्वेंस कर रही है ना, हमें ये पता करना था। तो हमें पूरा कंप्लीट डीएनए को जानना था कि कितने प्रकार की जीन्स है, कैसी कैसी जीन्स है, क्या कोड कर रही है, क्या बात है, क्या फंक्शन है, ये सब हमें सीक्वेंस करना था एक डीएनए का। तो इसलिए ये था एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे थे, कंप्लीट डीएनए को सीक्वेंस कर रहे थे, कंप्लीट डीएनए को जान रहे थे कि वो कैसे चलता है, कैसे मटकता है, कैसे हंसता है, कैसे खेलता है? ये सब नहीं करता गधेड़ो। मतलब इसका ये है कि वो डीएनए है तो वो एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस कैसे करता है, बात ये थी तो इसलिए उसके पूरे सीक्वेंस को जानना था, डीएनए के पूरे सीक्वेंस को जानना था। ठीक, तो इसलिए ये इसका नाम रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो फाइंड द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन के जीनोम को पूरा कंप्लीटली जानना था। इसकी नीड क्या थी, व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है, हम क्यों डीएनए को जाने, क्या ही फायदा है डीएनए को जानने से, है ना? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी आर मेड अप ऑफ डीएनए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किससे बनी होती है? डीएनए से। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर मेड ऑफ डीएनए, डीएनए से सीक्वेंसिंग से होती है। इवन अ स्मॉल डिफरेंस, if स्मॉल डिफरेंस बिटवीन पीपल ड्यू टू द चेंज ऑफ इन डीएनए। अब ये देखो, जैसे मैं हूँ और आप हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, है क्या मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ? चलो तारीफ नहीं कर रही, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत गंदी हूँ, अच्छे से पढ़ाती नहीं हूँ, है ना, क्लास टाइम से नहीं लेती हूँ, जल्दी कर देती हूँ, लेट कर देती हूँ, बात नहीं सुनती हूँ तुम्हारी, ऐसा कुछ किसी किसी के ऐसे भाव होंगे, है ना? अब कोई व्यक्ति हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता सब कुछ सेम परफेक्ट, किसी किसी के लिए तो बहुत बुरी होंगी, है ना? तो वही मैं बुरी हूँ, ठीक, मैं बुरी हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप में मुझमें डिफरेंस तो है ना। आपकी हाइट, आपके वेट, आपका फेस, आपकी जो भी एक्सप्रेशन है जीन्स के, वो आपके अलग है नैन नक्श, मेरे अलग है नैन नक्श, है ना अलग। तो वो हल्का सा भी चेंज है आप में मुझ में। आप भी एक ह्यूमन है, मैं भी एक ह्यूमन है। सपोज आप एक लड़की हो तो मैं भी एक लड़की हूँ, है ना? तो हम में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो भी हमारे डीएनए में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिसिमिलरिटी, इसीलिए तो हम अलग अलग है, नहीं तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होते हम, है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते तो हमें क्लोन कहते लोग, कहते हैं ना क्लोन। अब यहाँ देखो, अब क्या बात है, साइंटिस्ट साइंटिस्ट वांटेड टू स्टडी ऑल दी जीन्स। साइंटिस्ट जानना चाह रहे थे, सारी जीन्स को पढ़ना चाह रहे थे टू बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए डिजीज को और उनके ट्रेट्स को, कि क्या बीमारियां हो रही है उनकी कमी से, उनके होने से ना होने से क्या प्रॉब्लम है, और ट्रेट्स जो क्या फंक्शंस कर रही हैं, क्या एक्सप्रेशन शो कर रही हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, ह्यूमन जीनोम, जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड। हाफ सेट में कितने हमारे पास बेस पेयर थे? 3 × 3.3 10 टू द पावर 9 बेस पेयर थे। अब एक बेस पेयर का खर्चा, एक बेस पेयर का खर्चा जो था उसको कोड सीक्वेंस करने के लिए, उसमें $3 लग रहे थे। कितने लग रहे थे? $3 $3 लग रहे थे। तो हमारे पास 3.3 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है, ठीक है? तो पूरा जीनोम
इस पूरे जीनोम को हमारे पास वो करने के लिए, सीक्वेंस करने के लिए कितना खर्चा लगेगा? कॉस्ट 9 बिलियन कॉस्ट। क्या कॉस्ट लग रही थी? 9 बिलियन कॉस्ट लग रही थी। और हमें कितने, हमें 3300 बुक्स चाहिए। कितनी किताबें, कॉपी, किताबें चाहिए, मतलब कॉपी चाहिए 3300 कॉपी चाहिए। और उसके हर एक पेज और हर एक कॉपी में, ईच कॉपी में, ईच में हमारे पास 1000 पेजेस होने चाहिए, 1000 पेजेस। और ईच पेज में, ईच पेज में, ईच पेज में हमारे पास 1000 हमारे पास लिखे होने चाहिए, लेटर्स लिखे होने चाहिए, 1000 लेटर्स लिखे होने चाहिए। तो ये था हमारे पास। अभी क्या था, अब ये डाटा जो था, ये डाटा क्या है हमारे पास कि हमें 3300 क्या चाहिए? बुक्स चाहिए। और उसी के साथ उसमें कितने पेज, हर ईच बुक में कितने पेज होने चाहिए? ईच बुक में 1000 पेज होने चाहिए। और ईच पेज पे हमारे पास 1000 लेटर्स लिखे होने चाहिए, 1000। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डाटा था, ये एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्या था? बहुत बड़ा डाटा था ये। ठीक है, क्या था? बहुत बड़ा डाटा था। तो ह्यूज डाटा नीडेड फॉर द फास्ट कंप्यूटर्स। इसके लिए हमें क्या जरूरत थी? नीडेड टू फास्ट कंप्यूटर टू बी स्टोर। इसके लिए हमें जरूरत थी कि कंप्यूटर में स्टोर करें। हम इतनी किताबें, कॉपियां कैसे लिखेंगे हम? तो इसके लिए हमें जरूरत थी कि हम कंप्यूटर में स्टोर करें। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ? सर्च एंड एनालाइज। इसके दिस लीड टू बी, अब इसके लिए क्या? दिस लीड टू बी द न्यू सब्जेक्ट इन बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक नई ब्रांच जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स थी कि इस ह्यूज डाटा को रख सके। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बेटा इस चैप्टर के 6 नहीं, इसके जो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आज भी मैंने पीडीएफ शेयर की है। ऐसा नहीं है पीडीएफ शेयर्स नहीं है, मैंने देखी है पीडीएफ, मैंने डाली है और मैं दोबारा देखूंगी, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। ठीक है, परेशान मत हो, जो बच्चा है ना बार बार लिख रहा है, परेशान नहीं होना है, मैं पीडीएफ डाल दूंगी सारी। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ देखो, द प्रोसीडिंग द सेक्शन ऑफ द यू हैव लर्न द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस डीएनए दैट डिटरमाइन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उस ऑर्गेनिज्म की। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप जो होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन इंडिविजुअल लाइज इन अ डीएनए सीक्वेंसिंग। इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर, अगर दो इंडिविजुअल्स में डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि उनके डीएनए सीक्वेंस में भी डिफरेंस होगा, उनके डीएनए में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एट लीस्ट सम ऑफ द प्लेसेस। अब क्या होता है? एटलीस्ट कुछ प्लेसेस पे। दीज असम्पशंस टू बी लीड द क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा। क्वेस्ट मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा। क्वेस्ट ऑफ द फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। हमें, और यहीं से कि दो इंडिविजुअल में डिफरेंस है, इसका मतलब कहीं कहीं डीएनए में डिफरेंस है। और यही एक जिज्ञासा थी जिसकी वजह से हम ये जानना चाह रहे थे कि पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे उसको। विद द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर द पॉसिबल ऑफ द आइसोलेशन ऑफ क्लोन and the any piece of DNA, availability of the simple and fast techniques of the determining the DNA sequencing। ये जो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी ना बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में उसमें आप जानोगे कि क्या टेक्निक्स थी, क्या थी, कैसे करते थे हम। लेकिन ये बता रहा है कि वो टेक्निक्स आई थी उनकी वजह से हम इजीली डीएनए को आइसोलेट कर ले रहे थे, उसके फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर ले रहे थे, क्लोनिंग कर ले रहे थे उनकी हम। अब यहाँ देखो, ये 1990 में शुरू हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये क्या था? वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। इसको हम बोलते थे मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा था। यू कैन बी द इमेजिनेशन मैग्नीट्यूड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इफ द सिंप्लीफाइड डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो। अब ये कह रहा है, ये देखो कि आप इसको खुद सोचोगे कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, कैसे बड़ा होगा? क्योंकि हमारे पास 3, ठीक है, हमारे पास 3 × 10⁹ बेस पेयर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और हमारे पास कॉस्ट ऑफ द, अब हर एक की इफ द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर, एक हमारे पास पर $US पर बेस पेयर, एक बेस पेयर में $3 लग रहे हैं। और यहाँ पे कितना हमारे पास? 3 बिलियन। तो 3 बिलियन है तो इसमें 3 का इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 बिलियन। क्या हो जाएगा? 9 बिलियन। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितनी कॉस्ट लग रही थी? 9 बिलियन कॉस्ट लग रही थी $US, जो कि बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद ऑप्टेन सीक्वेंसिंग वर्ड स्टोर बाय टाइप फ्रॉम द बुक्स। फिर हमें बुक्स देखो, इफ ईच पेज हैव काउंट बुक
कंटेन्ड 1000 पेज। अगर हर एक बुक में हमारे पास 1000 पेज है और हर एक पेज पे, ठीक है, और हर लेटर्स एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेज और हर एक पेज पे, बुक के हर एक पेज पे 1000 लेटर लिख रहे हैं, तो हमारे पास 3300 बुक बन रही हैं। ठीक है, वी आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन सिक्वेंसिंग फ्रॉम दिस सिंगल ह्यूमन। और एक ह्यूमन के हम लिखते हैं तो 3300 बुक्स बन रही हैं। द इनॉर्मस अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट था, डाटा एक्सपेक्टेशन ऑफ द जनरेटेड आल्सो द नेसेसिटेट ऑफ द यूज ऑफ द हाई स्पीड ऑफ द कंसेप्चुलेशन। ठीक है, computational devices of the data storage are the retrieval and the analysis. Human Genome Project was the closely associated with the rapid, जल्दी से developmental of the new area in biology called bioinformatics। फिर हमने इसको किया, इससे हमने क्या, हमने इसमें कंप्यूटराइज डाटा बेस्ड किया, सेव किया कंप्यूटर में। ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था उसके गोल्स क्या थे, उसके गोल्स क्या थे? ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स, ये आप लोगों को लिखने हैं, नोट करने हैं, या आप लोगों को नोटबुक में क्या करना है, नोट। ठीक है, आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेटली, हम ऐसा सोच रहे थे कि हमारे पास 20 से 25,000 जीन होंगे इन डीएनए जीनोम में, डीएनए के अंदर 20 से 25,000 जीन होंगे, ऐसा हम सोच रहे थे, हमारे गोल थे उनको वो करना। ठीक है, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, और 3 बिलियन मतलब 3 × 10⁹ बेस पेयर, इतने बेस पेयर होंगे, ठीक है, जेनेटिक मेकअप में ह्यूमन के। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन डाटा वाइज, इसको हमें स्टोर करना था कंप्यूटर में डाटा वाइज। इंप्रूव टूल्स डाटा एनालिसिस, उनके लिए डाटा एनालिसिस करना था। ठीक है, अब ये ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी, अब क्या था यहां से, ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर द सेक्टर। अब जैसे हमने डीएनए सीक्वेंसिंग कर ली, पूरा जीनोम जान लिया, तो उसको हम इंडस्ट्रीज एरिया में भेजेंगे, मतलब जिससे हम कुछ पता लगा सके, कुछ टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा कर सके जिससे हमारी कुछ इनकम हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सच एज अ इंडस्ट्रियल एरिया, हम वहां उनको भेज रहे, ट्रांसफर करना है, हमने उसको पता कर लिया, अब हमने उसको अप्लाई करना है। क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। अब क्या था, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इसमें कुछ इश्यूज आ सकते थे, एथिकल, लीगल, सोशली इशू आ सकते थे, अराइजेस फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो 13 साल तक चला। कब तक चला ये, 13 साल तक, 1990 से 2003 तक चला, इतना चला। लेकिन इसके साथ साथ इतना तो ये चला, लेकिन फिर भी जो हमारे पास क्रोमोसोम फर्स्ट ये कंप्लीटली सीक्वेंस नहीं हुआ था, ये 2006 तक जाके कंप्लीटली सीक्वेंस हुआ। यूएस डिपार्टमेंट, अब इसमें कितने लोग काम कर रहे थे, कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट। एक था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये आपको लिखना है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दूसरा डिपार्टमेंट था। एंड हमारे पास और क्या थे अर्लियर ईयर में, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, ये एक था। इन सब ने मिलके जो रोल किए थे किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके बिकम अ मेजर पार्टनर, ये एक बड़ा पार्टनर था इसका। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कम ऑफ जापान, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, एंड चाइना, अदर्स। ठीक है, इन सब लोगों ने मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में योगदान दिया। द प्रोजेक्ट वाज द कंप्लीटेड 2003। अब क्या था, नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ द डीएनए वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स कैन लीड टू द रिवोल्यूशनरी न्यू वेज। कह रहा है कि जब हमें पता चल गया ह्यूमन जीनोम के बारे में, जब हमने उसको पूरा सीक्वेंस कर लिया, तो वो हमारे पास एक रेवोल्यूशन था, एक क्रांति थी, जिससे हम डायग्नोस कर सकते थे, ट्रीट को, ठीक है, एंड सम डेज प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ और हम प्रिवेंट कर सकते थे thousands of disease, thousands of disorders that they affect the human being, besides the providing a clue to the understanding human biology. ठीक है, and the learning about the non-human organism, DNA sequence can lead to the understanding of their natural capabilities, and that can be applied towards the solving a challenging in healthcare, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन। मतलब ये था कि हमने अगर ह्यूमन जीनोम पता लगा लिया तो ह्यूमन को फायदा है, साथ ही साथ अगर हमने क्रॉप के बारे में, किसी प्लांट के बारे में पता लगा लिया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि ये जीन जो है विटामिन ए बनाती है, विटामिन बी बनाती है, तो हम उसको उस प्लांट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब भी हम इजिली कर पा रहे थे, मैनी ऑफ, मतलब ये सब भी हो रहा था। और क्या था, नॉन ह्यूमन मॉडल मतलब अब तो एक तो हमने ह्यूमन को सीक्वेंस किया, डीएनए पूरा जाना, साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो ह्यूमन नहीं थे, तो सच एज बैक्टीरिया कौन सा, इकोलाई बैक्टीरिया को डीएनए को सीक्वेंस किया हमने,
हमने ईस्ट को सीक्वेंस किया हमने, और हमारे पास साइनोरिया हेपेटाइटिस एलेगेंस, ये एलेगेंस था एक जो कि हमारे पास क्या है, निमेटोड है, क्या है, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। इस निमेटोड को हम इसका डीएनए सीक्वेंस किया हमने, डोर्सोफिला फ्रूट फ्लाई का डीएनए सीक्वेंस किया हमने, और प्लांट, कुछ प्लांट राइज, ठीक है, और एराबिडोप्सिस, ये जो प्लांट थे इनको हमने सीक्वेंस किया, इनके डीएनए को सीक्वेंस किया, इनके डीएनए को जाना, सीक्वेंस किया, एक एक जीन को पढ़ा, जीन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे खाना बना रही है, मतलब कैसे न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या है क्या नहीं, पूरा डीएनए जान लिया हमने, ठीक। तो कितने सारे हमने, एक तो ह्यूमन का जाना, साथ ही साथ हमने ईस्ट का जाना, इकोलाई का जाना, हमने राइस के प्लांट का जाना, एलिगेंस का जाना, इन सबके डीएनए को भी हमने सीक्वेंस किया। अब यहाँ देखो, ईस्ट को जाना, डोर्सोफिला, एलिगेंस, ये एलिगेंस, ठीक है, इकोलाई, इन सबके डीएनए को सीक्वेंस किया। ये क्या है, नॉन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के अलावा अदर। अब जो हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, वो डीएनए सीक्वेंसिंग की मैथोलॉजी क्या है, मतलब मेथड क्या है, मेथोलॉजी क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, मेथड क्या है, कैसे कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारे पास था ईएसटी, क्या है, ईएसटी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ईएसटी का मतलब है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मतलब क्या था कि दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है। अब इस डीएनए में दो प्रकार का रीजन होता है, एक रीजन है ये कैसा होता है, नॉन कोडिंग, क्या होगा, नॉन कोडिंग, कुछ कोई भी चीज कोड नहीं करेगा। एक रीजन है जो क्या करेगा, कोडिंग, क्या करेगा, कोडिंग। तो इसमें दो प्रकार के डीएनए में दो प्रकार के रीजन होते हैं, कोडिंग, नॉन कोडिंग, कोडिंग, नॉन कोडिंग, दो प्रकार के डीएनए में रीजन होते हैं, कोडिंग, नॉन कोडिंग। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या था, हमने पहले वो रीजन को सीक्वेंस किया जो कोड कर रहा था, हमने पहले उस रीजन को सीक्वेंस किया जो कोड कर रहा था, ठीक है। तो इसको हमने बोला एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। तो डीएनए के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दो रीजन थे। तो जो कोडिंग था वो आरएनए बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रही है, और प्रोटीन हमारे पास क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, प्रोटीन एक्सप्रेस कर रही है, ये काम था हमारे पास। अब हमारे पास हमने फर्स्ट हमने कोडिंग रीजन को पकड़ा और कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस किया, इसको सीक्वेंस किया, इसको हमने बोला ईएसटी, ईटीएस, ओ सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ईएसटी, ईएसटी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। जो हमारे पास डीएनए का जो रीजन एक्सप्रेस कर रहा है, जो कोडिंग रीजन है, उसको हमने पहले सीक्वेंस किया। अब उसके बाद पूरे डीएनए को हमने सीक्वेंस किया, उसके बाद पूरे डीएनए को हमने सीक्वेंस किया। होल जीनोम सीक्वेंसिंग, बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन को हमने डीएनए को सीक्वेंस किया। अब सीक्वेंस कैसे कर रहे थे, सबसे फर्स्ट हमने डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए है, ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, इसको हमने आइसोलेट किया, बाहर निकाला, डीएनए को हमने बाहर निकाला। इस डीएनए को बाहर निकालने के बाद हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। उस डीएनए को हमने बाहर निकाला, ये हमने बाहर निकाला डीएनए को, ये डीएनए को बाहर निकाला, डीएनए आइसोलेट किया हमने, ये है डीएनए, इसको आइसोलेट किया। अब इस आइसोलेटेड डीएनए को हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, ये लो इसके हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमने क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े, फ्रेगमेंट्स कर दिए, क्या कर दिए, फ्रेगमेंट्स कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इन फ्रेगमेंट्स को हमने क्या किया, ये फ्रेगमेंट्स हमारे पास डिफरेंट साइज के थे, कोई एक लंबा हुआ, कोई छोटा हुआ, कोई और छोटा हुआ, कोई बीच का हुआ, कोई बहुत बड़ा हुआ। तो इस प्रकार के सीक्वेंस, इस प्रकार के फ्रेगमेंट्स बने, ठीक है, छोटे बड़े, छोटे बड़े, बड़े छोटे, और छोटे और बड़े, और छोटे और बड़े, और बड़े और बड़े और बड़े, ऐसे और छोटे और छोटे और छोटे, छोटे ही छोटे, छोटे ही छोटे, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बने, फ्रेगमेंट्स बने, डीएनए के टुकड़े पड़े, डीएनए के टुकड़े क्या बने, टुकड़े। अब क्या हुआ, अब डिफरेंट साइज के हमारे पास फ्रेगमेंट थे डीएनए के, उनको हमने क्या किया, उनको हमने क्लोनिंग करी, उनकी क्या करी, क्लोनिंग, मतलब एक फ्रेगमेंट को हमने उसकी कॉपी करी, क्योंकि अगर हम कॉपी नहीं करेंगे तो हमें डिफरेंट तरीके से जानना है ना, उनकी हमने क्लोनिंग करी, कॉपी करी, जो फ्रेगमेंट थे उनकी कॉपी करी, उन फ्रेगमेंट्स की क्या करी, कॉपी करी। कॉपी किससे करी, क्लोनिंग वेक्टर से, किससे करी, विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग करी हमने, विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि हमने मतलब बनाए हुए थे आर्टिफिशियल, तो क्लोनिंग वेक्टर के यूज करके हमने क्लोनिंग करी, क्या करी, क्लोनिंग। और वो जो वेक्टर थे वो कौन थे, बैक और यैक, क्या थे, बैक और यैक, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनकी हेल्प से ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे इनकी हमने कॉपियां बनाई, क्लोनिंग करी।
ठीक है। बैक, बैक का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनकी हेल्प से डीएनए के फ्रेगमेंट्स की हमने क्लोनिंग करी। अब क्या था हमारे पास, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन है असाइन द लोकेशन ऑफ द जीन्स एंड द फंक्शन ऑफ डीएनए। मतलब क्या था, हमने डीएनए को सीक्वेंस किया, डीएनए के होल जीनोम को सीक्वेंस किया। अब इसको सीक्वेंस किया तो इसका मतलब ये है हमने असाइन किया। असाइन मतलब कि कौन सी जीन की लोकेशन क्या है, जीन जो है उसकी लोकेशन क्या है, कहां प्रेजेंट है, और वो जीन है वो क्या फंक्शन कर रही है, वो क्या फंक्शन कर रही है, इसको हमने बोला सीक्वेंसेस एनोटेशन। क्या बोला? सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोला? सीक्वेंस एनोटेशन। इसका मतलब क्या है कि डीएनए जो सीक्वेंस किया है उसमें जो जीन्स है उनकी लोकेशन क्या है, साथ ही साथ वो क्या फंक्शन कर रही है, क्या फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेंगर। क्या नाम था? सेंगर। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सेंगर। क्या नाम था? सेंगर। सेंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। सेंगर ने कैसे डीएनए सीक्वेंसिंग करी? सेंगर का क्या मेथड था? सेंगर का मेथड था पीस ऑफ डीएनए सीक्वेंस। उन्होंने जो जो डीएनए के पीसेस थे, टुकड़े थे, जो फ्रेगमेंट्स थे, उनको सीक्वेंस किया। ठीक है, बाय दी ऑटोमेटेड। क्या? बाय दी ऑटोमेटेड। किसके थ्रू? बाय दी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग, सेंगर मेथड। सेंगर मेथड के थ्रू कैसे किया उन्होंने? सेंगर ने कैसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस किया? जैसे ये है डीएनए, ये क्या बेटा? डीएनए। ये है डीएनए। अब इस डीएनए के क्या होगा? टुकड़े, एक कट, दो कट, तीन कट। अब यहां पे जीन प्रेजेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है जी मैम। इसकी एक और कॉपी है, ये है एक जीन, मतलब ये एक डीएनए है, और ये फ्रेगमेंट्स है। फ्रेगमेंट कहां से कट हुए मैं बताती हूँ। ये कट है, ये कट लगी है, यहाँ पे कट लगी है, ये कट लगी है, और एक ये कट लगी है। ठीक है जी मैम। सेम हमने फ्रेगमेंट्स थे ना, अब ये भी एक डीएनए है। इसमें कहां कट लगी है? यहाँ कट लगी है, यहाँ कट लगी है, यहाँ कट लगी है। इसमें यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, अब ये देखो, अब हमारे पास क्या है कि हमने कट लगाई। तो सेंगर मेथड ने क्या किया? अब ये देखो कि एक फ्रेगमेंट ये है, ये फ्रेगमेंट अलग है, अलग अलग टुकड़े हैं, टुकड़े अलग अलग है। हमें ये नहीं पता कि किसके पीछे कौन सा टुकड़ा आएगा, हमें नहीं पता। हम डीएनए सीक्वेंस कर रहे हैं, हमने डीएनए को जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया तो हमें नहीं पता कि वो फ्रेगमेंट है, वो कौन सा फ्रेगमेंट किसके आगे है किसके पीछे है, नहीं पता हमें। तो ये मेथड दिया सेंगर ने। किसने दिया? सेंगर ने। सेंगर ने क्या किया? सेंगर ने क्या किया? ये फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट क्या है? ए बी सी। ठीक, ए बी सी एक फ्रेगमेंट है। अब इसके बाद कौन सा फ्रेगमेंट है नहीं पता, तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो कट किया, वो कट कहां किया? उसने यहां कट लगाया, तो ये एक साथ आया ए बी सी डी। तो इससे पता चला कि सी के बाद जो डी वाला सीक्वेंस है ये है। इसके बाद हमें पता चला कि ये फ्रेगमेंट यहां आएगा, ये फ्रेगमेंट यहां आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे डी है, इसके बाद हमें नहीं पता कौन सा फ्रेगमेंट लगेगा। तो ऐसा ही हमने दूसरे उससे जब कट कराया तो यहाँ पे ई एफ जी है, यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सा आएगा। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, डी के बाद ई एफ जी एच, एच तक यही आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि इसके बाद ये वाला फ्रेगमेंट आएगा। फिर यहाँ से ई एफ जी एच, एच तक है ना, तो जी एच एच, अब एच के बाद यहाँ आई भी है, तो पता चल गया कि ये पूरा फ्रेगमेंट इसके पीछे है। पता चल गया ना? हाँ, तो ऐसे हम पता लगा रहे थे। अब यहाँ पे आई जे के, तो हम ये फ्रेगमेंट ऑटोमेटेड, हम ये देख रहे थे कि जो कट किए हुए फ्रेगमेंट है, तो कोई कहीं से कट हो रहा है, कोई कहीं से कट हो रहा है, कोई कहीं से कट हो रहा है, तो उसमें पता चल जा रहा था कि हाँ इससे रिलेटेड ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है। तो ये था सेंगर का ऑटोमेटेड मेथड डीएनए सीक्वेंसिंग का। ठीक है, और हमारे पास ये सब कंप्यूटर में हुआ था। किसमें हुआ था? कंप्यूटर में। अब मेथोडोलॉजी,
The methods involve two major approaches. दो approaches थी. Approaches focused to identify the all genes are the expressed. First क्या था कि जो जीन जो expressed करती है उसको हमने बोला EST, express sequence tag. इसमें जो जीन एक्सप्रेस कर रही थी उसको पहले सीक्वेंस किया. एंड दी अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच. दूसरी क्या थी? ब्लाइंड अप्रोच. पूरे सेट, पूरे जीनोम को हमने सीक्वेंस किया. ठीक है, होल सेट ऑफ जीनोम दैट दी कंटेन ऑल कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसिंग, पूरे को वो किया. अब लेटर असाइनिंग, उसके बाद में हमने डिफरेंट रीजन ऑफ द सीक्वेंसिंग विद द फंक्शन के साथ और उनकी लोकेशन के साथ, रीजंस के साथ हमने क्या किया? टर्म एज टू बी सीक्वेंस एनोटेशन. हमने जाना कि फंक्शन क्या है और लोकेशंस क्या है. ठीक है, तो उसको हमने सीक्वेंस एनोटेशन. अब फॉर द सीक्वेंस टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज द आइसोलेट किया हमने, कन्वर्ट इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, और उसको कट किए तो रैंडम फ्रेगमेंट्स बने ऑफ द रिलेटिव सिमिलर साइज के थे बट छोटे बड़े. रिकॉल डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर. ठीक है, एंड देयर आर द टेक्निकल लिमिटेशन. बहुत लॉन्ग पॉलीमर था और टेक्निकल लिमिटेशन थी सीक्वेंसिंग अ वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. अब क्या था हमारे पास? क्लोन. फिर हमने इसके बाद क्या किया? क्लोन बनाए. सुटेबल होस्ट यूजिंग. होस्ट कौन से यूज किए थे हमने? क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द ईच पीसेस. हमने ईच पीस का एम्प्लीफिकेशन किया फ्रेगमेंट सो दैट द सबसिक्वेंटली कुड बी द सीक्वेंस इजीली. अब कॉमनली यूज द होस्ट बैक्टीरिया एंड ईस्ट. वेक्टर वर बी दे कॉल्ड बैक. ठीक है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. इनकी हेल्प से हमने क्लोनिंग करी थी. कोडिंग का मतलब होता है कि जो कोड कर रहा है, जो वो सीक्वेंस, वो डीएनए का पार्ट जो कोड कर रहा है, उससे आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रही है और प्रोटीन कुछ एक्सप्रेशन कर रही है, वो कोड कर रहा है. आ जाओ. अब क्या था? द फ्रेगमेंट वर बी सीक्वेंस्ड बाय यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग दैट वाई वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर. ठीक है, रिमेंबर द सेंगर इज आल्सो द क्रेडिट फॉर द डेवलपिंग मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स सीक्वेंस इन प्रोटीन्स. अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस था प्रोटीन में, उसके लिए भी हेल्प की थी. किसने? डिटरमाइनिंग मतलब सिंगर ने. दीज द सीक्वेंस वर बी द अरेंज्ड बेस्ड ऑन द सम ओवरलैपिंग. ये कौन सा तरीका था? ओवरलैपिंग जो मैं बता रही थी ना, ये वाला. सेंगर ने क्या यूज किया था? ओवरलैपिंग. कि ये इस पे ओवरलैप कर रहा है, मतलब इसके बाद ये फ्रेगमेंट आ रहा होगा, ये इस पे ओवरलैप कर रहा है, इसके बाद ये फ्रेगमेंट आ रहा होगा. Reason present in them. This is required generation to overlapping fragments for the sequencing. Alignment of these sequencing was be the humanly not be the possible. एक इंसान के द्वारा पॉसिबल नहीं थी, इसलिए हमने इसके लिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाया, डेवलप किया. These sequences were be the subsequently annotated were be the assigned to be the each chromosome of the sequence chromosome first. अब जो क्रोमोसोम फर्स्ट था was be completed by the May 2006 was the last of the, और क्या था? लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड क्या बता रहा है अच्छा, ये कह रहा है कि हमारे पास जीनोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन जीनोम मतलब हैप्लॉइड, तो 23 क्रोमोसोम होंगे ना बेटा. लेकिन 23 में 22 मेल फीमेल में कॉमन होंगे, है ना. लेकिन हमें 24, यानी कि एक तो ये चाहिए और 22, और प्लस में हमें ये देखना था एक्स और वाई. ठीक है, तो ये हमें दो अलग खोजने थे. एक्स क्रोमोसोम तो पता था, वाई की भी खोज करनी थी. तो ये जो 24वां क्रोमोसोम है वो क्या है? वाई क्रोमोसोम. ठीक है, 22 तो हमारे पास ऑटोसोम्स थे और एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम थे, और ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम फर्स्ट. 2006 तक इसको सीक्वेंस करते रहे हम. Another challenging task was be the assigning the genetic and the physical maps of the genome. अब ये कह रहा है कि दूसरा टास्क ये था
कि हमारे पास जीनोम का फिजिकली मैप, पहले तो ये कि सीक्वेंस कर रहे हैं कि इसके बाद ये फ्रेगमेंट, इसके बाद ये फ्रेगमेंट। अब फिजिकल मैप मतलब फिजिकली वो उसकी प्रेजेंट, कौन से जीन कहाँ प्रेजेंट है, कैसे कैसे, कौन सा कहाँ पे मतलब क्रोमोसोम है, ये बताना। जनरेटेड यूजिंग बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकग्नाइजेशन साइट्स। ये बेटा ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगी, ठीक है। एंड द सम ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब क्या होता है, ये डीएनए है। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब होता है ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए, ये क्या है डीएनए। अब इसमें इसमें बहुत सारी जगह ऐसी है कि रिपीटेटिव डीएनए है जिसका कोई काम नहीं है। ए जी टी ए जी टी ए जी टी ए जी टी ऐसे करके रिपीटेटिव बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीटेटिव डीएनए जो कुछ कर नहीं रहा, रिपीटेटिव है बट वो रिपीट हो रहा है। रिपीटेटिव डीएनए कोई भी सीक्वेंस हो सकता है वो। तो क्या था हमारे पास, रिपीटेटिव डीएनए भी था, नोन एज अ माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। ये मैं बताऊंगी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि क्या होता है ये, ठीक है। एंड द एप्लीकेशन पॉलीमॉर्फिज्म रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसिंग शैल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें आप जानोगे, ठीक है। अब सीलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब सीलिएंट फीचर मतलब हमने ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर लिया, अब उसमें क्या निकला, क्या फीचर्स थे, उसमें क्या हुआ हमारे पास, उसमें क्या हुआ, तो क्या हुआ हमारे पास, द ह्यूमन जीनोम कंटेन। अब ह्यूमन जीनोम में हमारे पास कितने बेस पेयर थे, 31 हमारे पास कितने बेस पेयर थे, हम कह सकते हैं मतलब हम कह सकते हैं 3 बिलियन, क्या कह सकते हैं 3 बिलियन बेस पेयर निकले हमारे पास। कितने निकले एग्जैक्ट तो ये है अप्रोक्स 3 बिलियन, ठीक है 3 बिलियन, और हम कह सकते हैं 164 मिलियन, ऐसे करके हमारे पास क्या निकले, इतने बेस पेयर निकले। कितने बेस पेयर निकले, और हम मिलियन में से पढ़ेंगे 3164 मिलियन बेस पेयर निकले, ठीक है। उसके बाद एवरेज जीन। अब जो जीन का एवरेज, के एक जीन कितनी बड़ी हो सकती है, एक जीन कितनी बड़ी हो सकती है, तो एक जीन अप्रोक्स हमारे पास 3000 बेस पेयर थे। एक जीन में एवरेज है कि एक जीन में 30,000 बेस पेयर थे, कुछ जीन बड़ी भी थी कुछ जीन छोटी भी थी, बट एवरेज है कि एक जीन में 30,000 बेस पेयर थे। बट हमारे पास वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉर्दर्न ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन, एक डिस्ट्रोफिन की जो जीन है वो सबसे ज्यादा बड़ी है, उसके अंदर हमारे पास 2.4 मिलियन हमारे पास जीन्स हैं। एवरेज है कि एक जीन में 30,000 बेस पेयर है, लेकिन डिस्ट्रोफिन की जीन सबसे बड़ी है, उसके अंदर 2.4 मिलियन जीन्स हैं। ये आपको लिखना है, नोट करना है और ये याद रखना है, नोट करना है और ये याद रखने हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड 30,000। पता है हमारे पास टोटल जीन निकली 30,000 की, सारी जीन कितनी है 30,000 है, सारी जीन 30,000 है। बट हम सोच रहे थे मच लोअर, ये काफी कम निकली। पहले हम सोच रहे थे कि हमारे पास 80 से 1,40,000 के आसपास जीन होंगी, बट हमारे पास 30,000 जीन निकली। ऑलमोस्ट ऑफ दी 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आर दी एग्जैक्टली सेम होता है ह्यूमन, ऑल ह्यूमन 99.9% जो हमारे पास डीएनए है वो सेम है सारे ह्यूमंस का, सारे ह्यूमन का सेम है। and the function are known, और हमारे पास unknown 50% जो फंक्शन है जीन्स का वो डिस्कवर्ड नहीं है। 50% ऑफ द डिस्कवर्ड रीजन मतलब क्या है, नॉट डिस्कवर्ड, द फंक्शन ऑफ अननोन ओवर द 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। जो 50% जीन हमने डिस्कवर किए हैं उनके फंक्शन जो है अननोन है 50%। the function are unknown of the 50% of the discovered gene। जो जीन हमने डिस्कवर किया उसमें 50% जीन्स का हमें फंक्शन ही नहीं पता। लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। जो डीएनए है उसमें 2% ही डीएनए प्रोटीन को कोड कर रहा है, 2% ही डीएनए क्या है, प्रोटीन को कोड कर रहा है। अब क्या होता है हमारे पास रिपीटेटिव सीक्वेंस, और रिपीटेटिव सीक्वेंस इज वेरी लार्ज पोर्शन इन ह्यूमन जीनोम। और एक रिपीटेटिव सीक्वेंस है कि जो कुछ सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, सब होने वाला रिपीटेटिव सीक्वेंस वो बहुत ज्यादा है ह्यूमन जीनोम में। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर दी स्ट्रेच्ड डीएनए सीक्वेंसिंग दैट आर दी रिपीटेड मेनी टाइम्स। और रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है और वो उस डीएनए को बहुत बड़ा कर रहा है ह्यूमन जीनोम को, समटाइम्स हंड्रेड्स एंड 1000 टाइम्स, 100 से हजारों बार वो बड़ा हुआ है, हजारों गुना, ठीक है। दे आर थॉट टू बी द नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, इसका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट दे हैव शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, शेड लाइट ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड डायनामिक एंड एवोल्यूशनरी दिखा रहा है। डायनामिक्स और एवोल्यूशन है, कुछ चेंज होगा तो वो एवोल्यूशन करेगा। अब क्रोमोसोम
क्रोमोसोम फर्स्ट के हमारे पास कितने जीन है? क्रोमोसोम फर्स्ट में 2000 क्रोमोसोम फर्स्ट सबसे बड़ा है, क्रोमोसोम फर्स्ट में 2968 जीन है। और क्रोमोसोम जो वाई है ये सबसे छोटा है, इसके अंदर 231 जीन है मात्र, इसके अंदर 2968 जीन है और इसके अंदर 271 जीन है वाई में। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द अबाउट 1.4 million locations where this single base pair difference, जिसको हमने बोला SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है। यहाँ AGTC, अगेन AGTC, ठीक है जी मैम। सेम यहाँ पे AGTC, AGTC। अब ये है रिपीटेटिव डीएनए। क्या है? रिपीटेटिव डीएनए। ये रिपीटेटिव डीएनए है। अब हमारे पास हमने कितनी जगह खोजी? हमने 1.4 मिलियन, ये क्या है? 1.4 मिलियन हमें ह्यूमन जीनोम में ऐसी जगह मिली जहां पे रिपीटेटिव डीएनए में, जैसे ये रिपीटेटिव डीएनए रिपीट कर रहा है 100 टाइम्स 1000 टाइम्स रिपीट कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड AGTC और ये क्या है? ACTG, मतलब यहाँ पे सिंगल, यहाँ जी की जगह यहाँ सी हो गया, तो यहाँ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज है। यहाँ पे क्या है? रिपीटेटिव डीएनए में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज है, उसको हमने बोला SNP, उसको बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, उसको बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमें ह्यूमन जीनोम में कहां मिली? 1.4 मिलियन जगह पे मिली रिपीटेटिव डीएनए में। pronounced as the SNPs occur in a humans. This information promises a revolutionization of the procedure founding the chromosome location for the disease and associated sequences tracing the human history. अब ये बता रहा है कि ये जो था हमारे पास, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज, ये रिपीटेटिव डीएनए में, ये हमारे पास रेवोल्यूशनरी हो सकता है। अब एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजिंग, एप्लीकेशंस क्या थे, फ्यूचर चैलेंजिंग क्या थे? ड्राइविंग द मीनिंगफुल नॉलेज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, हमें डीएनए सीक्वेंस के बारे में पूरा पता चल गया। वेल डिफाइंड आवर रिसर्च थ्रू द कमिंग द डिकेड्स लीडिंग टू द आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजी सिस्टम। दिस द इनॉर्मस टास्क विल बी रिक्वायर्ड द एक्सपर्टीज एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द टन्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड वेरी डिसिप्लिन इन अ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये इनके लिए क्या थे? चैलेंजिंग थे। इनकी एप्लीकेशंस क्या थी कि हमें, मतलब हमें ये पता चला है तो ये बहुत प्राइवेट हो या हमारे पास पब्लिक प्लेस पे हो, बट ये बहुत ही क्रिएटिविटी तरीके से हो, बहुत ही ढंग से हो, कुछ गड़बड़ ना हो। और इसके लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ ऐसे साइंटिस्ट वगैरह चाहिए थे जो इस जाने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस में बी विल बी द enabling radically new approaches to the biology research। बायोलॉजी की रिसर्च के लिए एक नया वो था, ह्यूमन जीनोम पता चल गया तो बायोलॉजी रिसर्च में एक फायदा था। ठीक है, रिसर्चर्स आर स्टडी वन और द फ्यू जीन्स एट द टाइम। पहले हम एक जीन पढ़ते थे, 2 जीन पढ़ते थे, कुछ जीन एक साथ पढ़ लेते थे। अब हम पूरा ह्यूमन जीनोम एक साथ पढ़ रहे हैं, पूरा ह्यूमन डीएनए एक साथ पढ़ रहे हैं। टफ पुट ऑफ द टेक्नोलॉजी कैन बी अप्रोचेस द क्वेश्चन सिस्टमैटिकली एंड द मच broader scale they can be study all the genes in a genome। अब हम एक साथ सारी जीन्स को पढ़ सकते थे जीनोम में। फॉर एग्जांपल all the transcript in a particular tissue organ, ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर जो ऑर्गन है या टिश्यू है वो क्या ट्रांसक्रिप्ट करता है, कैसे ट्यूमर के बारे में जान सकते हैं कि ट्यूमर में क्या होता है। हाउ टन्स ऑफ द थाउजेंड्स जीन्स ऑफ द प्रोटीन वर्क टुगेदर, एक साथ बहुत सारी प्रोटीन कैसे काम करती है। इंटरकनेक्टेड द नेटवर्क ऑफ द ऑस्ट्रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ये था आपका ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ये था आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गया आज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कुछ क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो।